हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रंजन। वेलकम टू ब्रेन एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस रेवोल्यूशन। ठीक है, इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस चैप्टर की, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो इसके चैप्टर के जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और पहली बात तो ये कि इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज पार्ट अपलोड करूँगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पे अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इसमें हम जानेंगे इवेंट ऑफ 14 जुलाई, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। यानी कि हम पहले पहले पढ़ेंगे कि कैसे 14 जुलाई में क्या हुआ और लोगों ने बेस्टाइल क्यों तोड़ा। तो देखो जानते हैं। तो क्या हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को एक रूमर्स फैल गया था पेरिस में क्या रूमर्स फैल गया था कि जो राजा है उसने आदेश दे दिया है अपने सैनिकों को कि वो शहर में घुस जाए और जो भी लोग दिख रहे हैं उसको रिवोल्ट करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दे। ये रूमर्स फैल गया था। तो ये रूमर्स फैल गया तो अब लोगों को लगा कि अरे यार ये तो हमें मार देंगे, तो हम रिवोल्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सैनिक से लड़ेंगे। अब देखो, सैनिक से लड़ने के लिए हम पे हथियार तो नहीं चाहिए ना। अगर आपको कोई मारने आ रहा है, अगर उस पर तलवार है, चाकू है, तो आपके पास भी तो तलवार चाकू होना चाहिए जिससे आप उससे लड़ो। तो बस वैसे ही तो जो लोग थे उनकी नज़र में जो आपको जो नाम दिख रहा है ना, बेस्टाइल है, ये ना खटकता था उनकी आंखों में कि ये बहुत, इसका जो लीडर था ना वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, इसलिए ना ये जेल उनकी आंखों में ना खटकता रहता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार बेस्टाइल पे ना हम धावा बोल देते हैं। अब क्योंकि वो एक जेल है तो वहाँ पे तो हथियार तो होंगे ही जिससे हम लड़ सके सैनिकों से। और क्या, साथ ही में जो हमारे आंखों में खटकता है, फिर ये खटकेगा भी नहीं। एक साथ दो दो काम हो जाएगा ना। एक तो हमको हथियार भी मिल जाएंगे और ये बेस्टल जेल प्रिजन भी नहीं रहेगा। ये बेस्टल एक प्रिजन है, जेल है। प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो क्या हुआ कि 14 जुलाई के दिन 7,000 लोगों ने, 7,000 मैंस एंड वुमेन, यानी कि 7,000 पुरुष और महिलाओं ने इस बेस्टाइल जेल पे, बेस्टाइल प्रिजन पे अटैक कर दिया। अब जब उन्होंने अटैक कर दिया तो उनका जो लीडर था, वहाँ का जो लीडर था जेल का, बेस्टाइल प्रिजन का, उसको मार दिया। उसको जब इन्होंने मार दिया तो इसमें बस 7 प्रिजनर थे, 7 कि ठीक है। तो उन 7 को भी इन्होंने आज़ाद करवा दिया। बस 7 जेल में कैद थे इस प्रिजन में, तो उनको भी इन्होंने आज़ाद करवा दिया। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो अब ये पढ़ते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, हम यही चैप्टर इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में हम क्या पढ़ेंगे, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप में से काफ़ी बच्चों को 18th सेंचुरी का मतलब भी क्लियर नहीं होगा। आपको लगता है कि 18th सेंचुरी का मतलब होता है भाई 1800 से लेके 1900 तक, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये एकदम आपकी गलत गलत सोच है। 1800 का मतलब हुआ, 1800 18th सेंचुरी का मतलब हुआ कि 1701 से लेके 1800 का बीच का समय। ठीक है, ये हुआ। अगर ऐसे आपको 17th सेंचुरी कहा गया है तो 1601 से लेके 1700 का समय, यानी कि अगर आपको 18वीं अगर 17वीं शताब्दी कही गई है तो ये होगा, 18वीं शताब्दी कही गई तो ये होगा। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता चलूँगा तो आप समझिए। मैंने उन बच्चों को बताई जिनको पता नहीं थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने अब बताई बात। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जीने के लिए स्ट्रगल करना। हाउ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, यानी कि एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस बच्चों को बोलने में भी दिक्कत होती है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस कि कैसे हुआ, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इन्वेंसेस एंड एंड टू द प्रिविलेजेस, यानी कि जो मिडिल क्लास, जैसे कि आज हम देखते हैं कि 3 क्लास में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है अमीर गरीब को। एक लोअर, जो ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, मिडल जिनकी लाइफ ठीक ठाक होती है, ना वो गरीब होते हैं ना ही अमीर होते हैं, और एक होता है अपर क्लास जो कि अमीर होते हैं। तो वही आप में से ज़्यादा बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो भी मिडिल क्लास ही होंगे। तो वो मिडिल क्लास का ग्रो कैसे हुआ, ठीक है, वो मिडिल क्लास आया कैसे। और एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी कि प्रिविलेजेस मतलब क्या हुआ, विशेष अधिकार। मान लो कि कोई एक बच्चा है जो कि मजदूर के घर में पैदा हुआ है, ठीक है। अगर वो बड़े होकर अगर
अपने बाप का ही काम संभालेगा तो लोग उसको उससे तू तड़ा करके बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर भले ही मान के चलो कि अगर वो बच्चा भी है, मान लो कि एक छोटा बच्चा है, तो लोग उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मजदूर का बच्चा है। लेकिन अगर वही एक बच्चा अमीर घर में पैदा होगा जिसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो उस बच्चे को, छोटे में बच्चे को ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी रिस्पेक्ट? ये तो आज भी ऐसे ही होता है, उस टाइम पे भी ऐसे ही था। क्यों मिलेगी रिस्पेक्ट? क्योंकि भाई वो बड़े घर का है, इसलिए। हाँ, तो उसी का एंड हो गया प्रिविलेजेस का, उस प्रिविलेजेस का एंड होना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। क्या रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ? क्योंकि हमने ये पढ़ा ना, इवेंट ऑफ 14 जुलाई है, तो यहीं से इसका आउटब्रेक हुआ। लेकिन इसके कारण क्यों थे? आप देखो, ये रूमर्स फैला, तो लेकिन उससे पहले लोग अगर रिवॉल्ट कर रहे होंगे तभी तो ये रूमर्स फैला कि सेना आ रही लोगों को मारने के लिए, तो वो क्यों? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों ने कुछ ऐसा तो किया होगा कि अब वो जो फ्रांस है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, यानी कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर राजा भी है। ठीक है, एक ये। अब उसका फिर हम पढ़ेंगे फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्क एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, उसके बाद अब फ्रांस बन गया है रिपब्लिक। उसने अबॉलिश कर दिया है मोनार्क को। तो अब जब वो रिपब्लिक बन गया है, उसके बाद उसमें पढ़ेंगे हम क्या? द रेन ऑफ टेरर, यानी कि जो आतंकवाद है। ठीक है, इसमें आप एक बहुत पॉपुलर नेम सुनोगे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर। ठीक है, इसका नाम आप सुनोगे तो इसमें आप ये जानोगे कि रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंकवाद की जड़ कौन थी? यही थी जड़। यही वो इंसान है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया। कब? 1793 से 1794 के बीच में। आप जो टेररिज्म सुनते हो ना, आतंकवाद, वो इसी टाइम पीरियड के से स्टार्ट हुआ है। अब हम जानेंगे डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कैसे हुआ वो भी हम जानेंगे। डायरेक्टरी रूल्स क्या है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, अब देखो, डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन? क्या वुमेन्स का भी रिवॉल्यूशन था? यस था। उसके बारे में पढ़ेंगे वुमेन का रिवॉल्यूशन था तो उनके क्या क्या रोल रहे। द अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी का अबोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ, यानी कि रिवॉल्यूशन में आम जिंदगी कैसी थी और उसके कॉन्क्लूजन, यानी कि उसके प्रभाव क्या पड़े। रिवॉल्यूशन के आम जिंदगी में प्रभाव क्या पड़े। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिवॉल्यूशन की जो इवेंट है 14 जुलाई का, उसके आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा। आपको जो ये जो दिख रहा है ये है प्रिजन, और ये जो लोग हैं वो 7,000 मैन एंड वुमेन है, यानी कि 7,000 वो औरत और पुरुष है जिन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब हम स्टार्ट करने से सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? द फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसमें जैसे कि हमने देखा था कि 3 टॉपिक थे, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इन वेस्टेज। तो हम ये जो दो है हमारा टॉपिक, द स्ट्रगल टू सर्वाइव और सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये दोनों एक ही है। देखो, स्ट्रगल टू सर्वाइव आया तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी आया। देखो, जीने के लिए आप संघर्ष कब करोगे, है ना? जब आपकी ज़िंदगी पे विपत्ति आएगी, यानी कि परेशानी आएगी। आप जीने के लिए संघर्ष कब करोगे, है ना? तो बस वैसे ही। तो अब देखो, एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? तो व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवहुड आर इंडेंजर्ड। ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके नोट्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम है। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कभी कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इसके नोट्स ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाले हैं। तो क्या? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर, यानी कि ऐसी सिचुएशन, यानी कि ऐसी परिस्थिति जो हमारी जीने की बेसिक मीन, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे जीने के लिए इम्पॉर्टेंट ही है, उसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। जैसे कि खाना पानी, अगर आपको मैं पानी बंद कर दूँ तो आप जी नहीं पाओगे, अगर आपको खाना ना मिले तो भी आप जी नहीं पाओगे। तो बस, तो उस पर खतरा आना, ठीक है, इंडेंजर्ड, वो इंडेंजर में हो, वो इंडेंजर में हो, यानी कि उसके खतरा आना। अब देखो, इस सब्सिस्टेंस क्राइसिस के रीज़न क्या थे? रीज़न यानी कि कारण क्या थे? देखो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में बढ़त। ठीक है, क्या कैसे जनसंख्या में बढ़त हुई? 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी कि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी, लेकिन कितनी बढ़ी? 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। 1715 में जो थी 23 मिलियन, वो अब 1789 में 28 मिलियन हो गई। बस 5 मिलियन का अंतर हुआ। अब आप बोलोगे सर बस 50 लाख ही तो बढ़ी, कौन सी बड़ी बात है, इतना तो एक एक साल में बढ़ती है, जबकि इधर तो काफ़ी साल हो गए थे ना, अराउंड 70 60 70 ईयर्स हो गए थे।
लेकिन नहीं, आज के टाइम पे बहुत छोटी बात है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी बड़ी बात थी। तो इस कारण क्या हुआ, देखो इस कारण हुआ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉर फूड ग्रेन्स। यानी कि अगर आपके घर में बस आप, आपके मम्मी पापा हैं, तो आप 3 जने हो, तो आपके यहाँ पे अगर 10 रोटी बनती है, तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा रोटी बनेगी, तो मान के चलो 15 रोटियाँ बनेंगी। तो फूड ग्रेन्स की डिमांड हुई, ठीक है। फूड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेड कुड नॉट पीस विद द डिमांड। अब देखो, जैसे कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया, तो उसके लिए आपको 15 रोटी बनानी हो, अगर आपके पास वो सामान ही नहीं रहेगा उतना खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या वो खाना बना पाओगे? आप भी भूखे रह जाओगे, मेहमान भी भूखे ही रह जाएगा, ठीक है। तो बस वही हुआ कि क्या हुआ कि जब जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, ठीक है, जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, तो जो डिमांड थी वो, जो फूड प्रोडक्शन था ग्रेन्स का, जो उपज थी है, वो उस डिमांड के साथ नहीं चल पाई, और क्या हुई, फूड प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गया। अब डिक्लाइन के इम्पैक्ट क्या हुए, ठीक है, यानी कि डिक्लाइन कैसे हुआ, देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन और ड्रो और हील। डिक्लाइन इन प्रोडक्शन और ड्रो हील तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप डिक्लाइन इन प्रोडक्शन पढ़ो। डिक्लाइन इन प्रोडक्शन से क्या क्या हुआ, देखो द राइज ऑफ द ब्रेड विच वॉज द ड्यू द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। यानी कि प्राइस बढ़ गई किसकी, ब्रेड की। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हमारा आम खाना हुआ, रोटी सब्जी चावल दाल, ये हमारा आम खाना हुआ, ठीक है, ये हम लोग की रोज़ का खाना हुआ, ये हम लोग रोज़ खाते हैं। अगर हम इसी का दाम बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर मान लो 10,000 का राशन था, हमारा 20,000 का हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। पर क्या हो, लेकिन इधर देखो, इधर क्या एक दिक्कत क्या आई, वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइसेस। यानी कि जैसे जैसे दाम बढ़ रहे थे, लेकिन जो जो दिहाड़ी थी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो नहीं बढ़ी। मान लीजिए कि अगर आपके डैड हैं, वो पापा हैं, अगर वो 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह कमाते हैं, और अगर उनकी, और महीने का राशन था 10,000 रुपये, पर अब उनकी तनख्वाह 20,000 है, और महीने का राशन 30,000 का हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो दिक्कत आएगी, सब्सक्रिप्शन क्राइसिस बनेगा, जो कि अभी हम आप ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। तो सही हुआ, तो गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइंडेड, यानी कि जो गैप था पुअर एंड रिच, यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी, वो और ज़्यादा लंबी हो गई। और क्या लंबी कैसे होगी, देखो मान लीजिए कि आप एक गरीब हैं, आप सामान खरीदते हैं, आपकी तनख्वाह थी 10,000 रुपये, और वो 20,000 रुपये, और आपके जो राशन था वो था 10,000 का। अब अभी भी आपकी तनख्वाह 20,000 है और राशन 30,000 का है, तो प्राइस बढ़ गया है। अब क्या था, अब जो अमीर उस चीज़ को 10,000 रुपये में बेचता था, वो उसको 30,000 रुपये में बेच रहा है। तो आप सोचिए उसको कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, डायरेक्ट 20,000, ठीक। तो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन के ये कुछ कारण हुए। अब हम पढ़ेंगे फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट टू नेचुरल फिनोमेना, ड्रो हेल के बारे में। इधर आपको दिख रहा होगा फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट टू नेचुरल फिनोमेना, यानी कि सिंपल समझिए, आपके लेवल पे हम मैं समझाऊँ तो, कि घर कि कोई भी कारण, जिस कारण जो हमारा फसल है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई। जैसे कि अभी ज़्यादा बारिश हो गई, फसल ख़राब हो गई, कम बारिश हो गई, फसल ख़राब हो गई, फसल सूख गई, है ना। और क्या, और जैसे कि तेज़ धूप पड़ गई, फसल सूख गई, धूप ही नहीं पड़ी, फसल फसल बढ़ी ही नहीं। तो ये, अब हम आगे आएंगे, तो अभी अभी हम पढ़ेंगे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इन्वेंशन एंड टू प्रिविलेजेस। ये हमारा टॉपिक का लास्ट पार्ट है, तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पीजेंट और वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे। पीजेंट्स और वर्कर्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग फूड स्कैरिटी, यानी कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसके लिए पार्टिसिपेट किया, फूड स्कैरिटी के लिए पार्टिसिपेट किया। जो फूड स्कैरिटी हो रही थी, यानी कि खाने की कमी थी, है ना। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो खाने की उपज थी वो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मेल नहीं बैठा पाई, इसलिए उसकी कमी हो गई। और और क्या, बढ़ती हुई टैक्स, जैसे कि आपके पापा की पहले 20,000 सैलरी थी, तो 5,000 वो दे देते थे टैक्स के तौर पे, तो 15,000 बचता था, और 10,000 का राशन, तो 5,000 अपना सेविंग पर। अब क्या हुआ, उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। अब आपके पापा की 20,000 रुपये तनख्वाह है, 30,000 का राशन है, और पहले 5,000 के बदले 10,000 रुपये टैक्स है, तो फिर तो मतलब वही हो गया ना, गरीबी में आटा गीला। तो इसलिए उन्होंने पीजेंट और वर्कर ने पार्टिसिपेट किया किसमें, रिवॉल्ट में। अब आगे देखिए, बट ओनली अ सेक्शन, ठीक है, देखिए बट ओनली अ सेक्शन विद इन द थर्ड ई स्टेट
बिकम प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड। ठीक है, मतलब कि बस एक सेक्शन, यानी कि अगर आपके घर में अगर 10 लोग हैं ना, तो उसमें बस एक कोई आदमी होगा, एक, जो कि क्या होगा, प्रोस्पेरस और एजुकेटेड, यानी कि पढ़ा लिखा। और प्रोस्पेरस का मतलब आप यूं समझिए, समृद्ध। देखिए, मान लिया आपके घर में 10 जने हैं और उसमें से सारे जने अलग अलग रहते हैं, एक एक जने सब अलग अलग रहता है, तो उसमें से एक जन होगा जो कि अमीर भी होगा, पैसे से परिपूर्ण होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और पढ़ा लिखा भी होगा। बाकी सबके पास ना, कोई प्रोस्पेरस नहीं होगा तो कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो कोई प्रोस्पेरस नहीं होगा, और कोई प्रोस्पेरस होगा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। ठीक है, ये। उसके बाद आगे आइए। अब देखो, प्रोस्पेरस, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड, पर सवाल आता है, अब भाई कौन था वो और कैसे हुआ? ठीक है, हु एंड हाउ। तो बस वही आंसर आ गया यहाँ पे, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास, प्रोस्पेरस। ठीक है, अब प्रोस्पेरस मिडिल क्लास में कौन कौन था? जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास थी वो थर्ड ई स्टेट का सेक्शन था। जो ई स्टेट है, पहले हम ये पढ़ेंगे, उस आगे पढ़ेंगे अभी हम। उससे पहले अभी हम ये पढ़ते हैं, ये पढ़ना हमारा ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब थे प्रोस्पेरस। कैसे हुए प्रोस्पेरस? ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी कि जो लॉयर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, ये लोग प्रोस्पेरस बने। अब कैसे प्रोस्पेरस बने, समृद्ध कैसे बने? तो समृद्ध ऐसे बने, उन्होंने ओवरसीज क्या, ट्रेड्स को, गुड्स को, यानी कि उन्होंने सामान बेचा। कहाँ बेचा? अलग अलग कंट्रीज में बेचा सामानों को, जिससे वो प्रोस्पेरस बन गए। ठीक है, अब देखो, प्रोस्पेरस बन गए। अगर मान के चलो आपके माता पिता समृद्ध हैं, तो वो चाहेंगे कि आप लोग अनपढ़ रहो? नहीं ना, वो आपको पढ़ाएंगे। तो जब वो लोग एजुकेटेड हुए, तो फिर उनकी विचारधारा ही कैसी थी, हम यही पढ़ते हैं अभी। देखो, बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, यानी कि वो मानते थे कि कोई भी ग्रुप ऐसा सोसाइटी में ना हो जिसको प्रिविलेज उसकी बर्थ से मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक गरीबी में पैदा हुए बच्चे की और एक अमीर घर में पैदा हुए बच्चे की। ठीक है, तो उस वैसा ही, तो वैसा प्रिविलेज उसको बर्थ से ना मिले, जब वो बड़ा हो ना, उसके काबिलियत पे मिले। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट। मेरिट का मतलब होता है काबिलियत, है ना, वो कितना ज़्यादा काबिल है, कितना ज़्यादा उस पर नॉलेज है, उसी पर उसको उसके सोशल पोजीशन मिले। ये नहीं कि उसको बचपन से ही, हाँ ये राजघराने में पैदा हुआ है तो ये भी राजा है। नहीं, ऐसा नहीं, उस पर राजा वाली खूबियाँ होनी चाहिए, हाँ, कि उसको हम राजा कह सके। अब ये थोड़ी ना है कि वो एक चीज, एक मच्छर तक नहीं मार पा रहा, उसको तुम राजा कह रहे हो। वहीं एक गरीब घर का बेटा है जो शेर को भी नंगे हाथों मार दे रहा है, उसको आप एक मजदूर कहोगे? ऐसा नहीं। ठीक है, उसमें राजा वाली खूबियाँ होनी चाहिए। अब क्या, अब आगे आओ। और उनकी सोच क्या थी? सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी कि जो सोसाइटी होनी चाहिए उसमें आज़ादी होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, और सबके समानता का अधिकार होना चाहिए। यानी कि कैसे, आप समझो ये, कि जैसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा तो ही ना है कि प्रधानमंत्री हर कोई बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब वो पढ़ाई लिखाई कर ले, जैसे कि अभी हमने देखा ऑनर्स मैरिट, ठीक है, जब वो काबिल हो जाएगा प्रधानमंत्री बनने लायक, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, उसको भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़ा किया जाएगा प्रधानमंत्री के इलेक्शंस में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि अभी अंबानी को प्रधानमंत्री बनने की सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, और अभी जो गली नुक्कड़ के मजदूर है उनके बेटों को प्रधानमंत्री बनने की इजाज़त नहीं। ऐसा नहीं है, अगर उनके बेटे भी पढ़े लिखे होंगे, उनमें भी उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, तो वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और उनको उनको भी अगर सपोर्ट मिलेगा तो, बस वही है। अब देखिए, इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स एंड हाउ, इनका मतलब पहले मैं समझा। देखो, ये सोच आई उन पे। अब ये सब सोच तो कहीं से तो आई होगी ना। अब देखो भाई, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अब ये सोच आपको पे कहाँ से आई? आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा, आपने अपने माता पिता से सुना होगा, तो आपको ये सोच यहाँ से आई। तो वही तो, ये सोच इनकी कहाँ से आई? फिलोसफर्स से आई। अब कैसे? ठीक है, कैसे आई फिलोसफर से? तो हम रोल ऑफ फिलोसफर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो रोल ऑफ फिलोसफर्स आप पढ़िए अभी, देखिए। तो रोल ऑफ फिलोसफर्स में हम इसमें 3 फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। इधर आपको इनकी पिक्चर्स भी दिख रही होगी।
ये देखिए ये पिक्चर्स। तो इन तीनों के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो पढ़िए, पहला हम पढ़ेंगे जीन जैक रूसो के बारे में, जिनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी था। मतलब कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। किसके बीच में? लोगों के बीच में। कैसे कि लोग जो हो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए उन पे, डेमोक्रेटिक राइट्स होनी चाहिए इक्वली सब पे। अब देखो अब क्या है, जैसे कि उसमें मोनार्क था, मोनार्क में क्या है, अब मोनार्क का जैसे लुईस 16 है, अब उसका जो बेटा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो उस टाइम पे मैं आपको बताना भूल गया, उस टाइम पे जो राजा था फ्रांस का वो लुईस 16 था। तो अब देखो उसका जो बेटा होगा अब वो बनेगा ना राजा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जो लोग हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो अपनी मर्जी से चुने, ठीक है। अपनी मर्जी से चुने वो राजा कौन बनेगा राजा। जैसे भी हम लोग हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना, से तो अब उसके बाद हम दूसरा जो हमारे फिलोसफर्स हैं वो जॉन लो, ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक क्या है, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स। इनमें ये क्या बताते हैं, इनमें इनमें क्या कहते हैं, इनमें sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। यानी कि ये डिवाइन जो राइट्स है मोनार्क, उनको उसका विद्रोह करते हैं, उसके अगेंस्ट बात करते हैं। क्योंकि देखो मोनार्क की पावर कैसी है, मोनार्क की पावर ऐसी है कि जैसे कि उसको खुद भगवान ने वो पावर दी थी, है ना। वो कुछ भी कर सकता है, उसको भगवान से ना भाई पावर मिली है। जो लोगों की मर्जी है ना, तो ये उन्हीं का विद्रोह करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके आपको इमेज भी दिख रही होगी। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड है मोंटेस्क्यू। ये बहुत जाने माने फिलोसफर्स थे अपने टाइम पे, 18th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। इनकी जो ये स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है। इनमें ये क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि जो पावर होनी चाहिए वो डिवाइड होनी चाहिए तीन हिस्सों में गवर्नमेंट के बीच में। पहला जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच में डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो अब क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑन द इनलाइटेड आइडियाज। यानी कि जो आइडियाज थे इनलाइटेड आइडिया, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, इनका इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, द आइडियाज ऑफ these philosophers discussed intensively in saloon and coffee houses and spread among the people through book and newspaper। यानी कि जो आइडियाज थे इन फिलोसफर्स के, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिससे लोग जागरूक हो। इससे क्या हुआ, इसलिए इनको सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में डिस्कस किया गया, इनको बुक्स न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों पे पहुंचाया गया। और क्या, these were frequently read in loud in groups for the benefits of those who could not read and write। मतलब कि ये ग्रुप्स के बीच में, यानी कि लोगों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाके तेज तेज चिल्ला चिल्ला के सुनाया गया लोगों को, ठीक है। क्यों सुनाया गया, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा हो जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, जो कि अनपढ़ है, ठीक है, इनके लिए। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा हुआ कॉन्सिक्वेंसेस। देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि अब लुई 16 प्लान्ड to impose further taxes to be able to meet expenses of the East General by anger and protest of the people against the system of privileges। यानी कि लुई 16 ने मन बना लिया कि वो टैक्सेस को बढ़ाएगा, ठीक है। इसलिए उसने मीटिंग जनरेट की है, किसकी, स्टेट जनरल्स की, ठीक है। देखो स्टेट जनरल्स की मीटिंग इसने ऑर्गेनाइज किया, जिससे वो जो क्रोधित जो जनता है जो कि रिवोल्ट करे, जैसे कि इसने जैसे इन्होंने अभी बेस्टल स्टॉर्मिंग किया, ऐसे इन्होंने और जगह पे भी कुछ ना कुछ तो किया होगा जिससे सरकार का नुकसान हुआ हो। तो उसी से निपटने के लिए इन्होंने, जो लुई 16 है, उसने एक मीटिंग बुलाई है। अब वो मीटिंग में कौन कौन आता है, क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं इधर आपको आइडिया देता हूँ, उसमें जो ईस्ट स्टेट जनरल थे, ठीक है, ईस्ट स्टेट जनरल, यहाँ पे ईस्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मोनार्क है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना, यहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है। 5 मई की घटना पढ़ेंगे हम, मीटिंग एडवर्सल्स पढ़ेंगे, वोटिंग इन पास्ट पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो।